गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम अपना यूनिट 4 का नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर 16, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ बोरोइंग पावर्स, डिबेंचर्स एंड चार्जेस। ठीक है बेटा, ये चैप्टर होने के बाद आज आई होप कि हमारी जो यूनिट 4 है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हमारी यूनिट 1 और यूनिट 4 एट द एंड आ जाएगी, फिर हम अपना यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। तो आज का चैप्टर है बोरोइंग पावर्स, डिबेंचर्स एंड चार्जेस। बोरोइंग पावर्स मतलब कि जो कंपनी होती है उसको पैसा चाहिए, वो कहाँ से पैसा बोरो कर सकती है। तो इसमें हम पहला है हमारा मेथड्स ऑफ बोरोइंग्स। देखो बेटा, इसमें 3 मेथड्स दे रखे हैं कि बैंक से ले सकती है कंपनी लोन, या जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन इंस्टीट्यूशन से वो लोन ले सकती है। नेक्स्ट इज बाय द वे ऑफ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स कंपनी लोन जनरेट कर सकती है, बोरो कर सकती है पैसा। एंड थर्ड इज पब्लिक डिपॉजिट्स, बाय शेयर्स, और उस सब से जो है कंपनी पैसा मंगवा सकती है। ठीक है, अब हम इसके अंदर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट डिबेंचर से कि डिबेंचर्स क्या होते हैं। डिबेंचर्स पढ़ रखे हैं सबने। देखो यहाँ पे बुलेट्स में बहुत इजी वे में लिखा हुआ है कि जो डिबेंचर्स होते हैं वो क्या होता है, एक तरीके का लोन होता है जो हमारे लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए होता है। जो ये लोन होता है ये कंपनी के लिए किस तरीके से काम करता है, एज अ कैपिटल। ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर मेंशन होता है कि किस बंदे ने कितने शेयर्स किस बंदे को कितने शेयर्स कंपनी ने दिए हैं, उससे कितना पैसा एज अ लोन हमने लिया है। उसके ऊपर कंपनी की कॉमन सील होती है, और देखो एक्नॉलेजमेंट होता है दैट कंपनी हैज़ टेकन अ लोन ऑफ दिस मच अमाउंट एंड गिवन दिस मच ऑफ डिबेंचर्स टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। और इसके ऊपर एक स्पेसिफिक डेट होती है कि कब तक के लिए वो डिबेंचर्स उसको कंपनी ने दिए हैं। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। कौन इशू करता है डिबेंचर्स? कंपनी इशू करती है। कितनी अमाउंट के लिए? एक स्पेसिफाइड अमाउंट होती है जितने के ये डिबेंचर्स होते हैं। एक कॉमन सील के अंडर इन्हें इशू किया जाता है। जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी देगी उस बंदे को, डिबेंचर होल्डर को, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट और कब वो डिबेंचर्स रिन्यू होंगे वो मेंशन होता है। ये कभी सिक्योर्ड बाय प्रॉपर्टी होता है, मतलब कि जब आप लोन देते हो कंपनी को, डिबेंचर्स लेते हो, तो आप कह देते हो कि अगर कंपनी आपके पैसे नहीं पे कर सकी तो ये मशीनरी आप सेल करके कंपनी की और अपना पैसा चुका लोगे। तो यहाँ पर आपने क्या कर लिया, अपने लोन को, अपने डिबेंचर्स को सिक्योर्ड कर लिया बाय द वे ऑफ प्रॉपर्टी। डिबेंचर होल्डर्स को कोई राइट नहीं होता कंपनी की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने का। अब जो है बेटा, ये क्लासेस ऑफ डिबेंचर्स या टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स आप पढ़ेंगे, और छोटे छोटे सी क्लिपिंग्स बना के, चाहे वीडियो चाहे अपनी ऑडियो बनाकर आप मुझे भेजेंगे क्लासेस ऑफ डिबेंचर्स की। उसी बच्चे की आज के लेक्चर के अंदर प्रेजेंटेशन लगेगी। ये सिर्फ दिव्या, शिवानी, नम्रता, प्रिया, शीतल, इन्हीं का ही काम नहीं है, पूरी क्लास का काम है। तो उन्हीं की ही मैं अब अटेंडेंस लगाऊंगी जिन्होंने ये इसका आंसर किया, और डेली जो मैं पूछती हूँ वीडियोज़ में जो उसका आंसर करेंगे मैं उन्हीं का ही अटेंडेंस लगाऊंगी अब से। नेक्स्ट, अब इसके अंदर है मेथड्स ऑफ इशूइंग डिबेंचर्स, कि किस तरीके से डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं कंपनी द्वारा। देखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका रेजोल्यूशन ऑफ द डायरेक्टर्स। एक नॉर्मल रेजोल्यूशन पास किया जाता है जिसके अंदर डायरेक्टर से बोलते हैं कि हम अग्री करते हैं टू इशू द डिबेंचर्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जर्नल मीटिंग। अगर आपका सिंपल वे से आप डिबेंचर्स जनरेट कर रहे हो तो आप एक नॉर्मल जो डायरेक्टर्स हैं वो पास कर देंगे रेजोल्यूशन। पर देखो, इस सेकेंड वाले में ब्रैकेट में लिख लेना, कंडीशन होती है कि जो आपने ऑलरेडी लोन ले रखा है और अब जो आप लोन ले रहे हो बाय द वे ऑफ डिबेंचर्स, अगर वो एक्सीड करता है आपकी पेड अप कैपिटल प्लस आपके फ्री रिजर्व से, अगर एक्सीड कर रहा है आपका लोन, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एक जर्नल मीटिंग बुलानी पड़ेगी। उस जर्नल मीटिंग के अंदर जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट होंगे आपको उनका कंसेंट लेना पड़ेगा दैट दे आर रेडी टू इशू डिबेंचर्स एंड जनरेट लोन फॉर द कंपनी और कैपिटल फॉर द कंपनी, और उनको इस चीज़ के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, तभी आप फ्रेश डिबेंचर्स इशू कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। क्या कंडीशन है कि अगर जो लोन आपने ले रखा है और अब जो आप पैसा जनरेट करने जा रहे हो वो एक्सीड करता है आपके पेड अप कैपिटल प्लस आपके फ्री रिजर्व से ज़्यादा,
तो आपको एक जर्नल मीटिंग बुलवानी पड़ेगी। उस जर्नल मीटिंग के अंदर आपको फ्री कंसेंट चाहिए होगी मेंबर्स की। इफ़ दे आर रेडी टू जनरेट फ्रेश डिबेंचर्स तभी आप इशू कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे तो एक अपॉइंट कर सकते हैं कमेटी, जिसके अंदर जो भी मेंबर्स हैं वो फ्रेश इशू ऑफ डिबेंचर्स को हैंडल करेंगे। नेक्स्ट इज ऑफर टू पब्लिक। अब पब्लिक को ऑफर कर दिए जाते हैं डिबेंचर्स। कैसे ऑफर किए जाते हैं? एक एप्लीकेशन फॉर्म उनको इशू किया जाता है, जिसके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कॉपी लगाई जाती है, प्लस उसमें आपका जो प्रोस्पेक्टस है वो भी उसके साथ इशू किया जाता है। और जो वो प्रोस्पेक्टस है उसके बाद आपको वो प्रोस्पेक्टस किसको फाइल कराना है? रजिस्ट्रार को, कि इस प्रोस्पेक्टस के अंदर हमने ये चीज़ें निकाली थी। नेक्स्ट फिर आप क्या कर दोगे? आप अलॉट कर दोगे डिबेंचर्स। कब अलॉट करोगे? जब आपने इशू किया था अपना प्रोस्पेक्टस उसके फिफ्थ डे से पहले नहीं। मान लो मंडे को आपने इशू किया है प्रोस्पेक्टस, देन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे से पहले फिफ्थ डे फ्राइडे को आप इशू कर सकते हो अपने डिबेंचर्स, अलॉट कर सकते हो पब्लिक को, उससे पहले नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन इन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप अप्लाई करोगे डैट कि मैंने विद माय प्रोस्पेक्टस, मैंने उस प्रोस्पेक्टस को रजिस्ट्रार को अप्लाई कर दिया है और मैं फ्रेश डिबेंचर्स इशू करना चाहती हूँ। इसकी एक एप्लीकेशन आप स्टॉक एक्सचेंज में दोगे टू मेक इट लीगल। नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिबेंचर्स। जब से आपने अलॉट किए हैं डिबेंचर्स, उनके 3 महीने के अंदर अंदर डिबेंचर होल्डर्स को आपने सर्टिफिकेट ऑफ डिबेंचर इशू करना होगा। उसके अंदर क्या मेंशन होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिबेंचर में? कि ये डिबेंचर होल्डर है, इतने डिबेंचर्स हैं इसके पास, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमने इससे पैसा लिया है और ये इसकी रिन्यूअल डेट है। सारी चीज़ें उस सर्टिफिकेट ऑफ डिबेंचर के ऊपर मेंशन होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। कंपनी का एक डिबेंचर होल्डर का रजिस्टर होता है, जिसको आपने फ्रेश इशू किया है डिबेंचर्स उसका आप उसमें नेम एंटर करते जाओगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ चार्जेस टू रजिस्ट्रार। अगर कोई आपने कोई मतलब चार्जेस किसी ने क्रिएट किया है, चार्जेस मतलब कोई प्रॉपर्टी उन्होंने सिक्योर्ड प्रॉपर्टी रखवाई है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप रजिस्ट्रार को दोगे। जैसे मैंने कंपनी के डिबेंचर्स लिए, मैंने कंपनी को पैसा दिया और साथ में मैंने कह दिया कि दिस लैंड विल बी माइन इफ़ यू आर नॉट एबल टू पे मी दिस मनी, दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस केस में मुझे रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होगा कि ये चार्जेस क्रिएट हुए हैं इस प्रॉपर्टी पर। ठीक है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, रेमेडीज अवेलेबल टू डिबेंचर होल्डर्स। कि क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं अगर कंपनी आपका पैसा नहीं चुकाती है? राइट टू फाइल अ सूट, आप केस कर सकते हो कंपनी के अगेंस्ट। नेक्स्ट इज आप एक रिसीवर अपॉइंट कर सकते हो। उस रिसीवर का काम क्या होगा कि वो कंपनी की प्रॉपर्टी अपनी कस्टडी में ले लेगा, वो कंपनी का बिजनेस रन कर सकता है, वो कोई भी सिक्योर्ड प्रॉपर्टी जो है उसको सोल्ड आउट करके आपका पैसा चुका सकता है। वो कोर्ट में भी जा सकता है अपील लेकर कि भाई इसको मैं इनका ऑफिशियल रिसीवर हूँ और मुझे पूरा राइट दिया जाए कि मैं कंपनी की प्रॉपर्टी को बेच के अपना पैसा निकाल सकूँ। फिर क्या राइट है आपके पास? आपके पास राइट है कि आप कोर्ट की परमिशन से कंपनी की प्रॉपर्टी को, फोरक्लोजर होता है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, कि आप विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट कंपनी की प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट करके अपना पैसा निकाल लें। आप कोई एप्लीकेशन भी दे सकते हैं कि मैं कंपनी को एज अ डिबेंचर होल्डर आई एम द पेटिशनर एंड आई अप्लाई फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी विद वैलिड रीजंस। नेक्स्ट वो कह रहा है कि आप कंपनी की जो सिक्योरिटीज़ हैं, जो सिक्योर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ट्रस्टीज़ के साथ मिलकर उनको सोल्ड आउट कर सकते हैं। और अगर कंपनी इनसॉल्वेंट हो रही है तो उस केस में भी आप रेमेडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि भाई मेरे पैसे चुकाए जाएं। नेक्स्ट डिबेंचर्स क्लियर हो गया। अब डिबेंचर्स के बाद जो हमारा इसमें टॉपिक है डैट इज चार्जेस। चार्जेस मैंने बता दिया, देखो इसमें लिखा हुआ है जब हम कोई मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी इज गिवन एज अ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ करंट और फ्यूचर डेब्ट इज कॉल्ड एज चार्ज
ऑन सच प्रॉपर्टी। जब कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को मैं अपना लगा देती हूँ कि ये मेरी सिक्योर्ड प्रॉपर्टी बनेगी अगर कंपनी नहीं दे सकती पैसा, तो वो क्या कहलाता है, चार्ज। ये दो तरीके के होते हैं, फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज तो हो गया कि दिस पर्टिकुलर लैंड विल बी सोल्ड इफ यू आर नॉट एबल टू पे इंटरेस्ट और द मनी ऑन माई डिबेंचर्स। एंड फ्लोटिंग इज जो चेंज होता रहता है, जो उस टाइम मेरी रखी गई अमाउंट को सूट करेगा, दैट इज फ्लोटिंग चार्ज। इसके बीच में बेटा डिफरेंस है, ये आप खुद से पढ़ लेना, फिक्स चार्जेस क्या होते हैं और फ्लोटिंग चार्जेस क्या होते हैं। अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ये बेटा आपकी बुक्स में इतना अच्छे से नहीं है, ये जो इन स्लाइड्स में है ये आप पढ़ लेना और मैं इसको आपको समझाती जा रही हूँ। दिव्या ने ये बहुत मेहनत की है इसके ऊपर, वेल डन बेटा। और जो इसके ऊपर है, कई बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है, कई बार 16 मार्क्स का भी आ जाता है। और इसकी स्लाइड्स ना बड़ी बड़ी हैं क्योंकि हमने नेट से ढूंढ कर ये टॉपिक सारा वो मर्ज किया था। तो जो मैं समझा रही हूँ इसे थोड़ा बहुत लिखते भी जाना, फिर वो पढ़ लेना, डरना मत, ईजी है। अब प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, लिख लो। जब हम देखो इसमें लिखा हुआ है दैट एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी हु कंप्लेन्स दैट द अफेयर ऑफ द कंपनी आर बीइंग मिसकंडक्टेड। ठीक है, यहाँ पे वो बोल रहा है कि जब आपको ये शो कर दिया जाता है, जब कोई मेंबर कंप्लेन करता है कि जो ये कंपनी है ये अपना बिजनेस अच्छे से नहीं चला रही है और ये पब्लिक के इंटरेस्ट को मद्देनज़र नहीं रख रही है, ये उनके इंटरेस्ट को गलत कर रही है, पब्लिक के पैसे को गलत यूज़ कर रही है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेंबर्स में अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल फॉर एन ऑर्डर दस टू प्रोटेक्ट हिज हर स्टैट्यूटरी राइट्स। यहाँ पर कोई भी मेंबर ट्रिब्यूनल को लिख सकता है कि यहाँ पर पब्लिक के इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, दिस कंपनी इज डूइंग रॉन्ग विद पब्लिक पैसा एंड माई पैसा, तो आप इसके अगेंस्ट कोई एक्शन लें, दैट इज कॉल्ड एज प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है गलत काम करना बाय द कंपनी। तो अगर कोई एक मेंबर इसके बारे में लिखता है ट्रिब्यूनल को टू प्रिवेंट इट, कि इसको रोका जाए, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन के लिए। ये वाला मत पढ़ना बेटा, इसमें बस अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मेंबर्स अप्लाई कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स अप्लाई कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई कर सकती है कि ये जो गलत हो रहा है इसको रोका जाए। नेक्स्ट इज कंडीशंस फॉर ग्रांटिंग रिलीफ, कि अब क्या कंडीशंस हैं जिसमें आपकी ये कंप्लेन को सुना जाएगा। फर्स्ट इज देयर मस्ट बी ऑपरेशन। देयर मस्ट बी ऑपरेशन का मतलब है कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा, इफ़ यू आर फाइलिंग अ कंप्लेन देन यू हैव टू प्रूफ कि कंपनी क्या गलत कर रही है। आप वो चिट्ठा लेकर वहाँ जाएंगे, सिर्फ ये नहीं लिख देंगे कि इन्होंने मेरे पैसे को गलत यूज़ किया, नहीं, कहाँ गलत यूज़ किया, कैसे ये एक्टिविटीज़ फ्रॉडुलेंट हैं, आपको कैसे पता चला कि कंपनी फ्रॉड कर रही है, आप किस एंगल से कह सकते हो कि ये फ्रॉड है, ये सब आपको वहाँ पर प्रूफ करना पड़ेगा। माइनर ऑपरेशन, माइनर गलती को मद्देनज़र नहीं रखा जाता है। इट शुड बी अ मेजर एक्ट, जो कि हम पब्लिक इंटरेस्ट में हमारे नेशन के अगेंस्ट, नेशन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जो हो रहा हो उस चीज़ को कंसीडर किया जाता है। सेकेंड पॉइंट इज फैक्ट मस्ट जस्टिफाई वाइंडिंग अप। अगर आपने ये नोटिस लिखा है कि कंपनी को वाइंड अप किया जाए बिकॉज इट इज़ द मैटर ऑफ ऑपरेशन, देन यू हैव टू जस्टिफाई इट विद फैक्ट्स। बोल कर नहीं, मुझे ये साबित करना पड़ेगा। अगर मैं कह रही हूँ कि दिव्या ने अपनी जगह बनाई है क्लास में, देन आई हैव द फैक्ट्स कि उसका प्रॉपर पार्टिसिपेशन है, वो प्रॉपर क्वेश्चंस पूछती है, वो आंसर बैक करती है, वो प्रॉपर PPTs देती है, वो पार्टिसिपेट करती है हर चीज़ के अंदर। तो यहाँ पे आई हैव द फैक्ट्स, और बोलने के लिए नहीं, मेरे पास प्रूफ है, ग्रुप पे चैट है, उसकी प्रेजेंटेशंस हैं, PPTs हैं मेरे पास। तो अब ये मत सोचना कि मैं दिव्या को इतना हाईलाइट कर रही हूँ या उसकी मार्केटिंग कर रही हूँ, नथिंग लाइक दिस। यहाँ पर सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। और दिव्या, तूने उड़ना नहीं है, तूने डाउन टू अर्थ रहना है, जैसे काम कर रही है वैसे करते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए किसी भी चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए, हवा में कोई बात नहीं करनी है। थर्ड पॉइंट इज ऑपरेशन मस्ट बी कंटिन्यूड इन नेचर। एक बार गलती हो गई वो मिस्टेक कहलाती है, ऑपरेशन नहीं कहलाता है। मस्ट बी कंटिन्यूड
इज कि बार बार आप देख रहे हैं कि सेम एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सेम काइंड ऑफ थिंग्स हो रही हैं, तो आपको शो करना पड़ेगा कि इतना पैसा बार बार कंपनी से जा रहा है, बार बार कंपनी लॉस कर रही है, फिर भी कंपनी सेम बिजनेस किए जा रही है, इस मार्केटिंग एक्टिविटी से कुछ भी नहीं मिल रहा, फिर भी कंपनी किए जा रही है, हमने बहुत बार कंपनी को नोटिस लिखा कि ये बिजनेस मतलब इतना पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट बंद कर दिया जाए, फिर भी कंपनी ने नहीं किया, फिर भी इसी कॉन्ट्रैक्टर को बार बार ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने दिखाया कि ये बार बार कंटिन्यूएशन में वही गलत चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज कि द पेटिशनर मस्ट शो फेयरनेस इन देयर कंडक्ट। भैया अगर आप सामने वाले के घर पर पत्थर फेंक रहे हो और उसका कांच का घर है, तो आपका घर कांच का नहीं होना चाहिए और आप खुद वो पत्थर नहीं फेंक रहे होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो पेटिशनर है, जिसने ये केस फाइल किया है, वो अपने पार्ट पर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आप कहते हो कि मैम ने आज क्लास नहीं ली, तो बेटा यहाँ पर आप बिल्कुल क्लियर होने चाहिए हो कि जब भी मैम क्लास लेती हैं, जब भी मैम कोई क्वेश्चन पूछती हैं, तो आप प्रेजेंट होते हो आंसर बैक करने के लिए हमेशा, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो। पता चले कि आप खुद तो क्लास में आते नहीं, एक दिन आप क्लास में आए, उस दिन मैम ने क्लास नहीं ली और आपने कंप्लेन कर दी, तो उस कंप्लेन की कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट शुड बी स्पेसिफिकली प्लीडेड। स्पेसिफिकली प्लीडेड का मतलब है कि यहाँ पर देखो बेटा, ये 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, अगर ये 5 पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं तब भी वो आपका ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। फर्स्ट इज व्हाट इज द एलिज्ड एक्ट ऑफ ऑपरेशन, मतलब हुआ क्या है गलत, उसको क्लियरली आप स्पेसिफाई करोगे। सेकेंड पॉइंट इज वो मिसमैनेजमेंट या वो ऑपरेशन किया किसने है, हाउ इट इज़ ऑपरेसिव, एक्सप्लेन करो कि ये गलत कैसे है, ये नेशन के अगेंस्ट कैसे है, क्या ये कंपनी के अफेयर्स में आता है मिसमैनेजमेंट ऑपरेशन, या उसने पर्सनली कुछ गलत किया है, या कंपनी के जो नॉर्मल वर्किंग था उसके अंडर उसने किया है। एंड लास्ट पॉइंट इज वेयर द कंपनी इज द पार्टी टू द कमीशन ऑफ द एक्ट एंड ऑपरेशन, कि कंपनी उस जो पूरा वो एक्ट हुआ है गलती का, उसके अंदर कंपनी एक पार्टी थी। मान लो आपकी क्लास के बच्चे कुछ गलती करते हैं, मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, मेरा उसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, फिर भी आप में से कोई बच्चा मेरे अगेंस्ट केस कर देता है या शिकायत कर देता है कि मैम ने ऐसा किया, पर मैम तो उस चीज़ में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही थी, मैम को तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं, मैम तो उसकी कोई पार्टी भी नहीं थी। तो इस केस के अंदर मेरे अगेंस्ट, कंपनी के अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है। और इसमें बेटा जितना जितना मैंने बताया है ना, उतना उतना लिखना है। देखो फर्स्ट पॉइंट था देयर मस्ट बी ऑपरेशन, इसमें आप लिख लो कि सच्ची में वो ऑपरेशन हुआ होना चाहिए। सेकंड में बताया कि आपने फैक्ट्स के थ्रू जस्टिफाई करना है। थर्ड में आपने लिखना है कि वो कंटिन्यूएशन में वो एक्ट हुआ है, मतलब एक दिन क्लास नहीं ली तो आप मेरी कंप्लेन नहीं कर सकते, पूरा सेमेस्टर ही मैंने आपकी क्लास नहीं ली, दैट इज ऑपरेशन। क्या सही एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आज उसमें, है ना। नेक्स्ट फोर्थ है कि उसमें वो खुद सही होना चाहिए। अगर मैं आशना मैम की कंप्लेन कर रही हूँ तो यहाँ पहले मैं सारा सही पार्ट होनी चाहिए हर चीज़ पर। फिफ्थ पॉइंट इज ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में ये 5 पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, तभी वो माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। चलिए अब चलते हैं मिसमैनेजमेंट पे। अब मिसमैनेजमेंट क्या होता है, जहाँ पर कंपनी when the affairs of the company are being conducted in a manner prejudicial to the interest of the company or its members or against the public interest। देखो उसमें क्या हो रहा था, मेंबर्स के साथ गलत कर रही थी कंपनी। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि जो कंपनी के अफेयर्स हैं वो इस तरीके से किए जा रहे हैं कि मतलब मिसमैनेज कर रहे हो आप चीज़ों को, यू आर नॉट मैनेजिंग इट प्रॉपरली। जब मैनेजमेंट ही सही नहीं है, आपको पता ही नहीं है रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, कैसे यूज़ करना है, रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, दिस इज मिसमैनेजमेंट। एंड ऑपरेशन इज जहाँ पर आप जानबूझकर यू आर डूइंग सम फ्रॉड, यू आर नॉट पेइंग बैक द मनी, यू आर शोइंग रॉन्ग प्रॉफिट एंड लॉसेज, दिस इज ऑपरेशन। और आप मेरे को डिफरेंस पढ़ के बताएंगे ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट का। ठीक है। अब इसके अंदर बेटा बस इतना ही करना है, ये जो आगे का है ना इन स्लाइड्स में, ये मैं नहीं करा रही आपको यहीं तक ही करना है, ये प्रिवेंशन ऑफ मिसमैनेजमेंट तक, और इसके पॉइंट, इसके डिफरेंस कर लेना। ठीक है। तो आज हमारा ये चैप्टर 16 भी ख़त्म होता है, और जो मैंने पूछा है आप मुझे जवाब देंगे, और आज का पूरा दिन हमें कैसे बिताना है, बहुत खुश
बहुत हैप्पी। और जो चीज़ें मैंने पूछी हैं, जो बच्चा बताएगा उसको ही अटेंडेंस मिलेगी, बाकियों को नहीं मिलेगी। बाय बाय मेरा बच्चा पार्टी, टेक केयर।